हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। आप भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरा इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी पहले बहुत वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया। एक सूचना ज़रूर है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने मेरे छोटे भाई बहन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं 12th में, कितने छोटे भाई बहन पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हैं और कितने भाई बहन एसएसटी पढ़ना चाहते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी क्लास उस हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर सकूं, इसलिए कृपया आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। वैसे मेरे बैक में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी आपका हित, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का हित सर्वोपरि है। तो हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के कारण में हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध आ गया, खिलाफत और असहयोग आंदोलन आ गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा। फिर जो टॉपिक था वो था लोगों की प्रतिक्रिया, कि लोगों ने किस हिसाब से क्या प्रतिक्रिया दी, या कौन से लोग शामिल हुए और कौन से लोग शामिल नहीं हुए। तो व्यापारी वर्ग बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि जो लगान उस टाइम 20 से 30 तक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, उसी समय व्यापारियों को भी नुकसान हुआ, तो वो कर चुकाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर इस बार 2-3 संस्थाएं स्थापित हुई, जो आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर असहयोग आंदोलन, अगर कहीं निबंधात्मक क्वेश्चन असहयोग आंदोलन पर बना ले तो फिर हमें उसका पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, असहयोग आंदोलन का कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, फिर असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, फिर असहयोग आंदोलन में किन किन ने भाग लिया, किन किन ने भाग नहीं लिया, असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया, फिर असहयोग आंदोलन में लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई। तो ऐसे करके है, हमें 5-7 पॉइंट है। अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि भाई हाँ, सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन में किनने भाग लिया या नहीं लिया, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। और पढ़ने को तो दोस्तों या मेरे प्यारे भाई बहनों, आप घर पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन रीडिंग मार सकते हो। हमारा मकसद रीडिंग मारना नहीं है, कि हमें एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाना है। एग्जामिनर कैसा भी पेपर बनाए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तैयारी इस हिसाब से करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन बनाओ। तो उस टाइम में 2 संस्थाएं स्थापित हुई। एक पहले आंदोलन 1931 में गांधी जी ने वापस ले लिया, फिर 1932 में फिर शुरू किया, लेकिन उसमें इतना उत्साह नहीं दिखा। कुछ जगहों पर जमींदारों ने भी असहयोग आंदोलन में सहयोग किया। तो उनमें से हैं गुजरात के पाटीदार
और यूपी के जाट समुदाय ने इनमें भाग लिया। किसान वर्ग या व्यापारी वर्ग नाखुश क्यों था? क्योंकि लगान घटाए बिना ही आंदोलन को वापस ले लिया। जिस तरह अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, उसी तरह सविनय वेग आंदोलन को भी इन्होंने वापस ले लिया। 1932 में दोबारा शुरू हुआ, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं रही। फिर 1920 पहले एक संघ की स्थापना हुई थी, भारतीय औद्योगिक एंड व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि भारतीय औद्योगिक एंड व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको वर्तमान में फिक्की बोलते हैं, 1927 में उसकी स्थापना हुई थी। उसमें पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिड़ला, इन लोगों ने जमकर सरकार का विरोध किया, व्यापारियों का समर्थन किया। तो इस प्रकार कांग्रेस ने गरीब और किसानों को जोड़ने में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कारण ये था कि अगर कांग्रेस गरीब किसानों, गरीब श्रमिकों को इस आंदोलन में जोड़ने का प्रयास करते तो व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग छिटक जाता। तो वो कहीं ना कहीं इससे डर रही थी। फिर श्रमिक वर्ग ने भी इस आंदोलन को अपने वेतन भत्तों से संबंधित मानकर जोड़ लिया, क्योंकि वो महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपने ढंग से अपने भत्ते और वेतन को मान के लिए करके इस आंदोलन में भाग लिया। 1930 में रेलवे कामगारों ने हड़ताल कर दी। 1932 में गोदी, जो बंदरगाह होता है, वहाँ पे हड़ताल कर दी। अब चूंकि पूरे देश में फैल चुका था, गरीब किसान श्रमिकों ने ज़्यादा भाग नहीं लिए, क्योंकि कांग्रेस व्यवसायी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटी। इसमें पहला तो है, देश में नमक कानून, सभी कानूनों को तोड़ा गया। नमक कानून सबसे महत्वपूर्ण था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, वनों कानून का उल्लंघन किया, जो वनों में उन्हें घुसने से रोक रहे थे, और लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना चालू कर दिया। अब इस चीज़ में हम देखते हैं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी पूछ सकता है पूछने को वो। तो इसमें कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही, कांग्रेस ने अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही। कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, निर्मम दमन शुरू कर दिया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण कर दिया, महिलाएं बच्चों को पीटा गया, करीबन 1 लाख को गिरफ्तार किया गया। तो ये घटनाएं घटित हुई। तो इसको अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो मिला-जुला निष्कर्ष निकलता है। पूर्णतः किसानों ने भी भाग नहीं लिया, पूर्णतः श्रमिकों ने भाग नहीं लिया। शुरुआत में व्यवसायिक और वाणिज्यिक लोगों ने भाग लिया, क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ था कि वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की तरह यहाँ भी किसान अपने हिसाब से आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, अपनी मांगों को, और श्रमिक अपनी मांगों को, व्यवसायिक या वाणिज्यिक लोग अपने मांगों के हिसाब से
लेना चाहते थे। इस प्रकार इस आंदोलन में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही। महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। तो इसमें मिला जुला, हम कह सकते हैं मिला जुला असर देखने को मिला। अब इसके बाद में ये एक पॉइंट और आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि इसकी क्या सीमाएं थी, कौन कौन सा वर्ग इसमें सम्मिलित था, कौन कौन सा वर्ग नहीं सम्मिलित था, तो उसका क्या कारण था। तो कांग्रेस इसमें सभी सामाजिक समूह थे वो स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित थे। एक शब्द अछूतों का समूह 1930 के बाद में अछूतों ने अपने आप को अलग कर लिया और अलग हो गए मुख्य धारा से। इसमें कांग्रेस का दोष है कि कांग्रेस हिंदू महासभा संगठन जो रूढ़िवादी हिंदू सनातन धर्मों की थी पार्टी थी उसमें उसकी तरफ रुझान था। लेकिन इसके बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब तक सब लोग एक नहीं होंगे तब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने अछूतों को मुख्य धारा में लाने का फैसला किया या उनके सामने खड़े हो गए अछूतों को। तो उन्होंने अछूतों का अर्थ बताया। अछूत को हरिजन, महात्मा गांधी ने कहा कि अछूत को क्या बोलते हैं, हरिजन, यानी कि ईश्वर की संतान। तो महात्मा गांधी ने फिर दलितों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, सड़कों, कुओं पर अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि पहले अछूतों को ना तो सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति थी, ना मंदिरों में जाने की अनुमति थी, ना तालाबों में थी, ना काम का अधिकार था। तो महात्मा गांधी ने इनके लिए सत्याग्रह किया। पहला टॉपिक जो सीमाएं थी उसमें है मेला डोने वालों की प्रतिष्ठा। मेला डोना यानी कि जो गटर वगैरह साफ करते हैं या फिर जो गंदगी जो पड़ी होती है उसको उठाने वाले, मेला डोने वाले, मेला धोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने खुद ने शौचालय साफ करने लग गए। यानी कि हरिजन, अब पूर्णतः महात्मा गांधी हरिजनों के लिए काम करने लग गए, उनको अधिकार दिलाने की पूरी कोशिश करने लग गए और उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया। मतलब अन्य जो कास्ट या समुदाय थे या जो समूह थे उनसे आग्रह किया कि अपने हृदय से ऐसे अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दे, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे या फिर व्यवसायी वाणिज्य या और भी लोग थे और सामाजिक समूह दलितों को अछूत मानता था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सभी अस्पृश्यता के पाप को अपने दिल से निकाल दे। तभी हमने एक चीज़ जो शायद आपके 11वीं में आई है, पॉलिटिकल साइंस में है, संविधान के अंदर अस्पृश्यता कानून, अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। ये सब हरिजनों की वजह से
बहुत सारे मतलब दलित नेता थे, वो अपने हिसाब से राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महात्मा गांधी इधर अपना काम कर रहे थे, दलितों के कुछ नेता थे वो राजनीतिक हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बीच जो राजनीतिक जो राजनीतिक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ उनकी मांगे जैसे शिक्षण संस्थाओं में उनको आरक्षण मिले। फर्स्ट, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग हो ताकि विधान परिषद में केवल दलित ही चुनकर जा सके, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया दलितों के लिए रिजर्व कर दिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दलित ही चुनाव लड़े और दलित ही जीत कर आए। ये एक सामाजिक अपंगता, ये मतलब जो सशक्तिकरण चाहते थे वो नहीं हो पाया, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों ने कोई हिस्सेदारी नहीं ली, जहाँ उनके काफ़ी संगठन मजबूत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के सबसे बड़े नेता थे, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। याद रखना, 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन को संगठित किया। देखो दोस्तों, बीच बीच क्वेश्चन में जैसे मान लो 3 नंबर का आ रहा है, जैसे मान लो इसी पे आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा, तो अगर आप जैसे इस तरह के फैक्ट डालते हो, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन, तो वहाँ आपका इम्प्रेशन अलग होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि इसको सब पता है। तो ऐसे जैसे मान लो कहीं बुक का जिक्र, जैसे मैंने पहले, वो तो शायद 12th की बात थी, लेकिन जहाँ पर ऐसी कोई संगठन आए, किसी संगठन की स्थापना हो, उसको पर ज़रूर थोड़ा फोकस करना, ताकि 2 नंबर 3 नंबर वाले या निबंधात्मक क्वेश्चन में अगर आप उस चीज़ को ऐड करते हो तो आप एडवांस और एग्जामिनर पर अलग असर पड़ता है। चलो, अब अंबेडकर ने तो दलित अलग भाग मतलब दलित संगठन बना लिया। अब उसी समय कल देखा था गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में चल रहे थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच बहस हो गई। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं करना देना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि वो तो फूट डाल और राजगुरु की नीति में विश्वास करते थे। तो मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला कौन था? वो था अंबेडकर। तो फिर महात्मा गांधी फिर आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि अगर दलितों को अलग से आरक्षण या अलग से दे दिया तो वो संगठन मतलब अंग्रेजों का काम और भी आसान हो जाएगा। तो उसके बाद में महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। 1932 सितंबर 1932 अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में एक एक्ट हुआ, पूना पैक्ट समझौता। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना। पूना पैक्ट समझौता सितंबर 1932 में किस किस के मध्य? महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य दलित सीटों के लिए हुआ था। फिर विधान परिषद में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच सुलह हुई, उनको स्थान दिए गए, उचित स्थान दिए गए। तो इस तरह हरिजनों की समस्या का समाधान हुआ। अब देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय का
क्या रोल रहा असहयोग आंदोलन में। मुस्लिम समुदाय असहयोग आंदोलन में उनका कोई खास उत्साह नहीं दिखा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन में असफल होने के बाद में वे शांत थे और कांग्रेस से कटते जा रहे थे। उन्हीं के 1920 के आसपास या उसके 1920 के दशक के मध्य हिंदू संगठन, हिंदू महासभा संगठन जैसी हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लग गई कांग्रेस। तो इससे मुस्लिम अलग होना बेहतर समझा। इस कारण दोनों में कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय में दूरियां बढ़ती गई और दूरियां भी इतनी बढ़ गई, कहीं कहीं तो दंगे भी हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक बार फिर एक साथ लाने का प्रयास 1927 में हुआ कि भाई एकता स्थापित हो जाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मतभेद भावी विधानसभा के प्रतिनिधि सवाल पर। यानी कि जो हरिजन वाला मैटर था वो ही यहाँ आ गया कि इनको भी चुनावों में प्रतिनिधित्व मिले, अलग से रिजर्वेशन हो और इनके लिए भी अलग से सीटें आरक्षित की जाए। मुस्लिम लीग के एक नेता, महत्वपूर्ण नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत, यानी कि मुस्लिम बहुल प्रांत कौन कौन से थे, दो थे, पंजाब और बंगाल, उनकी आबादी के अनुपात में उनको सीट दी जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि जो पृथक निर्वाचन मांग जो जैसे दलितों ने की थी, फिर महात्मा गांधी ने के साथ समझौता हुआ था, इसी प्रकार की मांग मुसलमानों ने भी, मुस्लिम समुदाय ने भी रख दी कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व हो। मुसलमान पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको छोड़ने के लिए तैयार। इसी कारण बहस चलती रही। एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें सभी मुस्लिम लीग सभी आमंत्रित होते हैं। 1928 में हिंदू महासभा यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें हिंदू महासभा के शख्स M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए गए प्रयासों की खुलेआम निंदा की। तो ध्यान रखना, 28 में जो सर्वदलीय बैठक सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने खुलेआम निंदा की थी। तो ये मुस्लिम समुदाय इस वजह से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर हो गया और फिर दोनों में दूरियां बढ़ती गई। मुस्लिम समुदाय में असहयोग आंदोलन के समय भी संदेह और अविश्वास का माहौल बना। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका, मतलब कांग्रेस से जो छिटक गए थे, वो संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे मुसलमान नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंतित थे। तो इस प्रकार इसकी कुछ सीमाएं थी जो हमने देखी। इसमें कुछ नहीं, अछूतों का पहले तो अछूतों का वर्ड, फिर था अल्पसंख्यक हरिजनों के लिए अलग से चुनाव सीटें रिजर्व। तीसरा डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट समझौता सितंबर 1932। फिर मुस्लिम लीग। तो ये 4-5 इसके मेन सीमाएं थी।
तो आप इनको अच्छे से रखना। मैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करूँगा, टेस्ट भी लूँगा और सब कुछ मैं टेस्ट पेपर में डाल दूँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और रेगुलरिटी बनाए रखें। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलरिटी और धैर्य, और दूसरी समझ। रटना नहीं है, समझना। ठीक है दोस्तों, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी मैं आपके लिए, आपके हित मेरे लिए सर्वोपरि हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जब आप लाइक शेयर करोगे तो मैं और ज़्यादा जोश से आपके लिए तैयार रहूँगा। ओके, बाय।